ये जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है, ये 13 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, आपको डिटेल में लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी बोला जा सकता है 6 मार्क्स के लिए, 1.5 पेज में लिखने के लिए, ठीक है, 1.5 से 2 पेज में। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, हमारा 2 मार्क्स का हो चुका था, ठीक है। अभी हम लोग 6 मार्क्स का कर रहे हैं। 6 मार्क्स में सबसे पहला सवाल है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारा डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी जो है 3 पिलर पे खड़ा है, ठीक है। उसके 3 ऑर्गन माने जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरा ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशियरी, ठीक है। ये 3 ऑर्गन मिलके हमारी डेमोक्रेसी वर्क करती है। तो ये जो तीनों ऑर्गन है, सेपरेशन ऑफ पावर का मानना है कि ये तीनों अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करे, ठीक है, अपने अपने मर्यादा में रहे, कोई भी किसी के काम में दखल अंदाजी ना करे, ठीक है, कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके जो फाउंडर थे उसको अरिस्टोटल बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो सेपरेशन ऑफ पावर नाम का जो वर्ड है ना, उसका फादर माना जाता है आपको अरिस्टोटल को, ठीक है। इसके बाद उसको जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अरिस्टोटल जब इसका डेवलप ये किया, फाउंड किया, तो इसको आगे बढ़ाने वाला कौन था, तो इसका डेवलपर बोला जाता है उसको मॉन्टेस्क्यू को, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर के फाउंडर बोलो या फादर बोलो, अरिस्टोटल को कहा जाता है, ठीक है। और इसको डेवलप करने वाला, इस कॉन्सेप्ट को आगे तक लेके जाने वाला मॉन्टेस्क्यू था, ठीक है। इसके अंदर 3 पिलर है, सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर 3 पिलर माना जाता है, 3 ऑर्गन माना जाता है। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक द लॉज, ठीक है, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉज, कानून का पालन कराना, ठीक है। और तीसरा है जुडिशरी, जुडिशरी का काम है कानून में इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है। कोई भी लॉ सही है या नहीं है, किसी के फंडामेंटल राइट को टच तो नहीं कर रहा है, कोई ऐसे लॉज तो नहीं है जो अल्ट्रा वायरस है, करेक्ट। तो ये सारी चीजों को कौन देखता है, जुडिशरी देखता है। तो जुडिशरी क्या करता है, लॉ को इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 पिलर सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है, द सेम पर्सन शुड नॉट बी फॉर्म पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर के, ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो बोलता है कि ये जो 3 पिलर है आपका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इस तीनों में कोई भी एक बंदा कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब अलग अलग होना चाहिए। अगर कोई बंदा एग्जीक्यूटिव में है मेंबर, ठीक है, तो वो जुडिशरी में नहीं हो सकता। अगर कोई जुडिशरी का मेंबर है तो वो लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर कहता है। वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द अदर ऑर्गन। कोई एक ऑर्गन है, ठीक है, तो वो दूसरे ऑर्गन के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, उनके काम में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। एग्जाम्पल फॉर लेजिस्लेचर का काम क्या था, टू मेक द लॉज, कानून बनाने का, बराबर। अब मान के चलिए जुडिशरी कानून बनाने लगेगी तो वो फिर लेजिस्लेचर के काम में हस्तक्षेप कर रहा है, राइट। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कहना है कि आप कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा प्रिंसिपल बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर का, वन, कोई आया, एक सेकेंड, हाँ। तीसरा जो प्रिंसिपल है मेन, वो ये बोलता है, तीसरा प्रिंसिपल बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर का, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन असाइंड टू एनी अदर ऑर्गन, ठीक है। ये सेपरेशन ऑफ पावर बोलता है कि कोई भी एक ऑर्गन का आदमी है, ठीक है, पार्ट है, तो वो दूसरे ऑर्गन के अगर कोई फंक्शंस है तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है।
अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बनना है, ठीक है, तो जुडिशियरी का कोई मेंबर वहां जाके वो कानून बनाने का पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर बोलता है कि भाई हमने तुमको अपने अपने पावर दे दिए हैं, तुम अपने अपने दायरे में रहो, कोई भी किसी के दायरे में जाके हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। आपको बता दूं, जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, क्या था मुझे याद अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था पीआईएल के थ्रू कि ये करना चाहिए आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, आप बोल रहे हो इनडायरेक्टली कानून बनाने, और कानून बनाने का पावर मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो आप ये पार्लियामेंट को सजेस्ट करें, हमें ना करें। तो ये है, तो क्या है, अगर कोई भी ऐसे पीआईएल है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, करेक्ट, कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको पता है कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर नाम की भी कोई चीज है, ठीक है। अगर हम ही सब कुछ में हाथ डालने लगे तो फिर पार्लियामेंट क्यों रहेगी, बराबर। हालांकि कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो ही जाता है, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर कुल मिला के ये बोलता है कि भाई जिसको जो पावर दिए गए हैं, अब जिसको मतलब कौन, लेजिस्लेचर को कानून बनाने के पावर हैं, तो वो कानून ही बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव को कानून पालन कराने का अधिकार दिया है, तो वो सिर्फ पालन ही कराएंगे। और जुडिशरी को दिया गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, या कोई भी लॉ जो है उसमें कुछ ऐसी खामियां पाई जाती है, तो आप उसको इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन का काम किसको दिया गया है? जुडिशरी को। तो जुडिशरी लॉ बना सकती है क्या? नहीं बना सकती। एग्जीक्यूटिव लॉ बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मानना है कि जिसको जो काम दिया गया है अब वो वही काम करेगा, वो किसी और के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर ये भी बोलता है कि कोई बंदा अगर लेजिस्लेचर का पार्ट है तो उसको आप एग्जीक्यूटिव का भी काम नहीं दे सकते, ठीक है। अगर कोई बंदा जुडिशियरी का काम कर रहा है तो आप उसको लेजिस्लेचर का काम नहीं दे सकते, ठीक है। तो सेपरेट होना चाहिए। वन ऑर्गन जो है, ये जो तीन ऑर्गन मैंने बोला, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो तीनों ऑर्गन जो है ना अलग अलग काम करेंगे। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर की एसेंशियल क्या क्या है? डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सबका अपना अपना पावर का डिवीजन कर दिया गया है, ये सही बात है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस, सबको अपने अपने पावर एक्सरसाइज करने के लिए आजादी है। जुडिशरी को जो भी किसी भी लॉ को अगर करना है इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको कोई रोक सकता है क्या? पार्लियामेंट को अगर कोई लॉ बनाना है तो उसको कोई रोक सकता है क्या? सब अपने अपने पावर के लिए इंडिपेंडेंस है, वो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उनको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बाद है चेक एंड बैलेंस। कोई भी अगर लॉ, ठीक है, अगर लगता है कि नहीं ये वायलेटिव है तो चेक एंड बैलेंस किया जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए कोई लॉ बनाया गया, उसमें ऐसा है कि महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन किसी न किसी तरीके से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उससे नुकसान होने वाला है, बराबर। तो कोर्ट क्या करेगा? उसमें चेक एंड बैलेंस करके उस लॉ को कहाँ तक कट वो कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है, या उस लॉ को कहाँ तक इम्प्लीमेंट होने में हेल्प कर सकता है, वो करते हैं, ठीक है। तो चेक एंड बैलेंस चलते रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ अपॉइंटिंग पावर। वन ब्रांच शुड नॉट बी एबल टू अपॉइंट मेंबर ऑफ द अदर ब्रांचेस। ये तो बता ही दिया था मैंने कि कोई भी एक ऑर्गन है तो उसके जो मेंबर है वो उसी ऑर्गन के लिए काम करेंगे, वो किसी और ऑर्गन में जाके काम नहीं करेंगे। हालांकि आपको ये भी पता होगा हमारे भारत में जो है हर ये जो ऑर्गन है एक दूसरे के काम में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते ही हैं, ठीक है। अपने यहाँ पे एकदम रिजिड नहीं है कि नहीं करना है तो नहीं ही करना है, यहाँ पे हो जाता है। अभी आपको पता होगा ये कौन सा था एक केस जिसके बाद पॉस एक्ट बना था, नाम नहीं याद है, कौन सा था, ये था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है वो नाम केस का। तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था सेंटर को कि आप इसके ऊपर लॉ बनाएं। हालांकि पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट को ऑर्डर दे कि तुम इसके ऊपर लॉ बनाओ, नहीं है। लेकिन यहाँ इंडिया में चल जाता है कि ठीक है भाई, कोऑपरेट करके कर लो काम, समझ रहे हो। तो ये है।
तो इसका एक जीता जागता उदाहरण इसको भी आप ले सकते हैं कि जैसे मान के चलिए प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमारे देश का प्रेसिडेंट जो है वो आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है, ठीक है, जो भी डीएमएसपी या किसी भी स्टेट का अगर कोई डिसीजन लेना है या कोई लॉ बनाना है, ठीक है, वो सबसे हेड कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव का हेड वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव के हेड है तो इनको जुडिशियरी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बराबर, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के देख लो, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दिया हो तो वो फांसी को माफ कराने के लिए प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। तो ये इनडायरेक्टली जुडिशरी में भी घुस गए ना प्रेसिडेंट, समझ रहे हो। इसके बाद आप देखो कोई भी लॉ बनेगा, ठीक है, तो वो बनाएगा पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो तत्काल प्रभाव से अगर कोई कानून लागू करना है तो उसके लिए ऑर्डिनेंस कौन पास कर सकता है, प्रेसिडेंट। तो देखो इनडायरेक्टली एक प्रेसिडेंट है जो तीनों का काम कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे एकदम रिजिड नहीं है कि भाई पार्लियामेंट है तो सिर्फ पार्लियामेंट वाला ही काम करेगा, सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम करते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो ज्यादा ना हो हस्तक्षेप ये भी इंश्योर करते हैं, लेकिन करते हैं मिलजुल कर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है आपका दूसरा सवाल, सेपरेशन ऑफ पावर, उम्मीद है समझ में आया हो, ठीक है। मैं 5 सवाल करता हूँ फिर आपका सवाल लूंगा। दूसरा सवाल है AK कृपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था आपको कि AK कृपाइक का केस क्या था, ठीक है, उसका जो है जजमेंट क्या था, उसका जो है कहानी का स्टोरी क्या था, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जो स्टूडेंट नए आए हों आपको बारीकी से ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसमें सब कुछ अच्छे से लिखा है मैंने, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ स्टोरी, ठीक है। AK कृपाइक का, AK कृपाइक का जो केस है वो है एक फॉरेस्ट विभाग में एक वैकेंसी निकलता है, ठीक है, IFS का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के तहत एक चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर का वैकेंसी निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक बंदा जो रहता है पहले से ही वो उसमें वहां पे लोअर रैंक पर ऑफिसर का काम करते रहता है, ठीक है। तो एक दिन जब वैकेंसी निकलता है ना, तो क्योंकि वो बंदा वहां पे पहले से जॉब में है, ठीक है, उसका फॉरेस्ट का अनुभव है, तो उनको जो है कमिटी का भी मेंबर बनाया जाता है, ठीक है, कि भाई इनका अनुभव है तो जो भी एप्लीकेंट रहेगा तो उनसे अगर पूछना होगा तो ये अच्छे से पूछ पाएंगे, ठीक है। वो जो बंदा था वो खुद भी एप्लीकेशन भी कर रखा था, ठीक है, कि अभी तो मैं लोअर पोस्ट पे हूँ, अभी बड़े पोस्ट का आया है तो इसमें भर देता हूँ मैं भी, क्या पता निकल जाए, ठीक है। तो अब ये जो बंदा था ये बंदा उसमें मेंबर भी बन गया, ठीक है, और यही बंदा जो है आपका वो क्या बोलते हैं एप्लीकेंट भी है, ठीक है। तो एक इसमें जो एक बंदा था उसका नाम था AK कृपाइक, उसकी नौकरी नहीं लगती है, ठीक है। ये देखता है कि यार ये जो एक बंदा है इसमें इसी को वो नौकरी भी मिल गया, ठीक है, और इसी यही बंदा जो है उसमें मेंबर भी था, तो ये तो गलत है, ये तो बायसनेस हो जाएगा ना। अगर कोई भी बंदा मान के चलिए मैं एप्लीकेंट भी हूँ, ठीक है, और मैं ही जज भी हूँ तो मैं खुद को सेलेक्ट कर लूंगा ना। अगर मैं खुद को सेलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरे जो मेंबर दोस्त हैं उनको बोल दूंगा भाई मेरा नाम उसमें मतलब सेलेक्ट कर लेना, तो मैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो कर लूंगा ना उनको, ठीक है। तो उन्होंने जो है AK कृपाइक को नहीं लिया और जो पहले से था उसको ले लिया जो मेंबर भी बना था। तो AK कृपाइक ने इस ये वैकेंसी के लिए जो है इस अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो कर दिया केस कि भाई ये तो गलत है, कोई बंदा मेंबर भी बन गया और वही वो था एप्लीकेंट भी था और उसने खुद को सेलेक्ट भी कर लिया, ये तो बहुत गलत है, नेचुरल जस्टिस का जो है वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक बंदा जो है वो खुद ही एप्लीकेंट भी है, ठीक है, और वो उस मामले में खुद ही जज भी है, ठीक है, और जज होने के बाद सिलेक्शन भी खुद का ले लिया, तो ये तो पूरा का पूरा नेचुरल जस्टिस का जो है वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको रद्द कर दिया। तो यही केस है AK कृपाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, समझ में आया। हेलो, सेपरेशन ऑफ पावर और AK कृपाइक का केस समझ में आया।
6 मार्क्स 13 मार्क्स में पूछ सकता है आपको आराम से, ठीक है। 13 मार्क्स में अगर डायरेक्टली कोई ये नहीं पूछा ना केस लॉ, तो आपको पूछ देगा कि डिफाइन नेचुरल जस्टिस एंड एक्सप्लेन विद एनी लैंडमार्क केस लॉ। तो अब नेचुरल जस्टिस को एक्सप्लेन तो आप कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ केस लॉ याद नहीं रहेगा तो आप कैसे पेज भरोगे। तो इसी केस लॉ को एकदम लंबा चौड़ा खींचने का, अब 2-4 पेज मस्त भर के आने का, 13 का 13 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिज वर्सेज बाल्डविन का केस, ठीक है। रिज वर्सेज बाल्डविन के केस में क्या हुआ था, तो ये जो मिस्टर रिज था, इसके ऊपर ना वो ये जो था बंदा वो कांस्टेबल के पोस्ट पर था, ठीक है। और वो करीब जो है 33 टू 35 ईयर्स से जो है वो उस पोस्ट पर था। एक दिन क्या होता है, उसके खिलाफ जो है नेग्लिजेंस का केस दर्ज होता है, मतलब कंप्लेन फाइल होता है कि इसने अपने काम के दौरान लापरवाही बरती है, ठीक है। तो जैसे ही इसका जो है शिकायत मिलता है, इसके जो ऊपर के जो वो होते हैं ऑफिसर, जिसको वॉच कमिटी कहा जाता था, ठीक है। तो वॉच कमिटी ने इनको इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही रेस्टिगेट कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निकाल दिया, ठीक है, कि भाई तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन हुआ है कि तुमने अपने काम में कोताही की है, नेग्लिजेंस की है, इसीलिए हम तुमको निकाल रहे, तुरंत उसको डिसमिस कर दिया, ठीक है, बिना उसको फेयर ट्रायल का मौका दिए कि भाई तुम अपनी बात रखो। क्या पता सामने वाला आपसे रिवेंज लेने के लिए कंप्लेन किया, हो सकता है ना। लेकिन उसने रिज का कोई भी नहीं सुना, कुछ भी बात नहीं सुना, ठीक है, सिर्फ कंप्लेन आया और उसको डिसमिस कर दिया तुरंत, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सब तो प्रोसीजरल चीजें हैं, तो वो तो होती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद ये जो मिस्टर रिज है, इसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कि देखिए सर, ये अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत आया था तो मुझे बोलना चाहिए था, मैं अपनी बात रखता, मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला और उन्होंने मुझे निकाल दिया, ठीक है। तो जो सामने वाला था, उनका जो वॉच कमेटी का जो हेड था, उन्होंने कहा कोर्ट में कि सर ऐसा है, हमारे यहाँ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसका एक सेक्शन 191 है, ठीक है। उसके सब क्लॉज 4 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी जो स्टाफ है, बंदा है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेबल हो या कोई भी ऑफिसर हो, अगर उसके खिलाफ काम में लापरवाही का कंप्लेन आता है, ठीक है, तो उसको तुरंत डिसमिस किया जा सकता है। तो मैंने इसके आधार पर कर दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आपकी बात सही है कि आप लॉ के अंडर ये हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपका लॉ है ये अपने आप में वायलेटिव है। पूछो क्यों? तो किसी भी बंदे को बिना उससे पूछे, बिना उसको बताए, बिना उससे मतलब ये लिए एडवाइस लिए कि भाई तुमने किया था या नहीं किया था, ठीक है, बिना उसका मतलब उसकी बात रखे, बिना उसकी बात सुने आपने उसको निकाल दिया, तो ये तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। क्योंकि नेचुरल जस्टिस में क्या बोलता है, आउडी ऑल्टरम पार्टम, मतलब आप दोनों पार्टी की सुनोगे। तो जब आपने कंप्लेनेंट का सुना, ठीक है, तो आपको मिस्टर रिज का भी सुनना चाहिए कि भाई उसने ऐसा किया था या नहीं किया था, लेकिन आपने इनका सुना ही नहीं और आपने सीधा इसको डिसमिस कर दिया। तो ये पूरा का पूरा नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, ठीक है। और कोर्ट ने उनको जो है उनके एक्शन को इलीगल माना और इनको वापस से जॉब पे रखने के लिए ऑर्डर पारित किया, ठीक है। क्या है ओम्बड्समन, ठीक है। तो ओम्बड्समन का मैंने बताया था, वो ओम्बड्समन जो है एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर जो काम करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव लोग, उनको वॉच डॉग के तहत वो मतलब निगरानी रखते हैं, ठीक है। तो ये जो ओम्बड्समन है वो फॉरेन कंट्री का वर्ड है, हमारे भारत में इस ओम्बड्समन को लोकपाल कहा जाता है, ठीक है। तो सेंटर लेवल पर अगर कोई किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगर ऊपर हम निगरानी रखते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लोकपाल। और यही अगर हम स्टेट के अंदर अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर हम वॉचडॉग का जो है काम करते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लोकायुक्त। हमेशा याद रखना, ये जो ओम्बड्समन है, ओम्बड्समन का मतलब होता है एक तरीके से जो पब्लिक अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनके ऊपर एक तरीके से वॉच कमिटी का काम करना, वॉच डॉग का काम करना, ठीक है, कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। अगर कोई भ्रष्टाचार का कंप्लेन आता है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया जाता है कि इस अथॉरिटी ने यहाँ पे कुछ किया है तो उसको तुरंत निष्कासित भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें उनके पास क्या होता है, पावर होता है। तो ये जो ओम्बड्समैन है, वो ओम्बड्समैन का मतलब एक तरीके से होता है वॉच डॉग, ठीक है, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए। तो ओम्बड्समैन हमारे भारत में नहीं चलता है, क्योंकि ये वर्ड हमारे यहाँ नहीं चलता, तो हमने क्या रखा है उसका नाम, ओम्बड्समैन को ही हमने सेंटर लेवल पर लोकपाल नाम रखा है, ठीक है, लोकपाल, और स्टेट लेवल पर हमने उसको नाम रखा है लोकायुक्त, ठीक है। तो जब सेंटर लेवल पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी भी काम में गलती करता है या कोई ऐसा कंप्लेन उनके खिलाफ आता है, तो लोकपाल उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन चला सकते हैं। अगर कोई उसके खिलाफ सबूत मिल जाता है तो वो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है लोकपाल सेंटर लेवल पर, और स्टेट लेवल पर लोकायुक्ता बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसका। एन ओम्बड्समैन इज एन ऑफिशियल अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक बॉडीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट और इशू थ्रू मीडिएशन रिकमेंडेशन, ठीक है। They act as an independent body often appointed by legislature to protect citizen for potential abuse of power and ensure fairness in administration, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपने पावर का अब्यूज करता है, ठीक है, तो और उससे अगर सिटीजन्स के राइट वायलेट होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम ओम्बड्समैन करते हैं, ठीक है। तो ओम्बड्समैन जो होता है हमारे भारत में सेंटर लेवल पे लोकपाल को बोला जाता है, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त को ओम्बड्समैन बोला जाता है, ठीक है। अब ओम्बड्समैन का काम क्या रहेगा, ठीक है, अगर हम सेंटर लेवल पर रहेंगे तो हम उसको लोकपाल बोलेंगे, ठीक है। तो ओम्बड्समैन का काम क्या है, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी, बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एंड अदर पब्लिक बॉडीज। कोई भी अदर पब्लिक बॉडीज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का फंक्शन करता है, उनके ऊपर अगर कोई कंप्लेन आता है तो उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। They aim to resolve dispute through mediation, negotiation or by making recommendation to the relevant entity, ठीक है। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मीडिएशन, नेगोशिएशन और रिकमेंडेशन भी ये जो है आपके ओम्बड्समैन दे सकते हैं, ठीक है। Ensure fairness and transparency. Ombudsman play a crucial role to ensuring fairness, accountability, and transparency in the handling of complaint. Protect citizens' right. Ombudsman जो होता है वो citizens के right protect करते हैं, ठीक है। Origin and development. The concept of an ombudsman originated in Sweden, ठीक है, in 1809। तो मैंने क्या बोला था, ये जो ओम्बड्समैन है वो फॉरेन का वर्ड है, ठीक है, जो कि स्वीडन से आया था। ये वो जो वर्ड है ओम्बड्समैन वो स्वीडन में मतलब जन्म लिया था, ठीक है। तो इसीलिए हमने भारत में उसको ओम्बड्समैन नहीं कहा, हमने भारत में सेंटर लेवल पर उसको लोकपाल कहा है और हमने स्टेट लेवल पर उसको लोकायुक्त कहा है, ठीक है। लेकिन सवाल पूछा है ओम्बड्समैन से, इसीलिए हमने ओम्बड्समैन को ही मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया। Ombudsmen are often appointed by the legislature and independent of the executive branch, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन, हर अथॉरिटी के ऊपर जो वॉच डॉग का काम करते हैं वो एक तरीके से ओम्बड्समैन होते हैं। अगर बैंकिंग लाइन में अगर कोई घोटाला हुआ है, ठीक है, या बैंक के कर्मचारी ने किसी तरीके से ऐसा कुछ वो किया है जिसके खिलाफ कंप्लेंट आया है, तो उधर का जो लोकपाल होगा या लोकायुक्ता होगा, ठीक है, उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन कहा जाएगा। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा कोई घोटाला हुआ है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन उसको निगरानी करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन का जरूरत है, अगर गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई गुस्ताखी करी है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन आएंगे। तो इस तरीके से जो है ओम्बड्समैन को वो दिया गया है पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, सूचना का अधिकार, ठीक है। ये जो है हमारा एक्ट 2005 में आया था, 2005 में, ठीक है। इससे पहले ये एक्ट नहीं था। इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, ठीक है, वो अपने काम उनके जो काम है, ठीक है, वो उनको करने चाहिए। कहीं पे भी ऐसा न लगे कि वो काम में जो है वो किए हैं, मतलब मिसलीड किए हैं किसी को। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी को की अकाउंटेबिलिटी को
फिक्स करने के लिए, ठीक है, हमने आरटीआई एक्ट बनाया। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार ऐसा ये आरटीआई फाइल किया है, इसीलिए मुझे पता है। एक बोरीवली में जो है ना ईस्ट में एक डेवलपर ने लिया था, एक डेवलपर को मिला था डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसके बाद उस डेवलपर को हटा दिया गया, फिर दूसरे डेवलपर को लाया गया। अब दूसरे डेवलपर से बात हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, दूसरे डेवलपर ने अभी तक मतलब कोई नोटिस नहीं भेजा है, तो इस बात का पता कैसे चलेगा? तो आप आरटीआई फाइल कर दो, ठीक है। तो हमने आरटीआई फाइल किया था एसआरए में, और वहां से हमने ये जानने की कोशिश करी थी कि अभी जो बोरीवली ईस्ट का टेंडर मिला है वो किसको मिला, ठीक है, और वो जो मिला है उसमें कितना कितना जो है उसको जो है मिला है, मतलब टेंडर का एक अमाउंट होता है फिक्स, वो कितना हुआ है, इस तरीके से आपको सारा जानकारी वहां से मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता रहेगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो टेंडर मिला है इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया था। मान के चलिए जो एसआरए है कहीं का टेंडर निकालेगा, ठीक है, कि मुझे इस एरिया को डेवलप करना है, तो कोई एक डेवलपर तो नहीं होता है ना, बहुत सारे डेवलपर हैं जो चाहते हैं कि भाई मैं डेवलप करूं, क्योंकि उनको भी उसमें फायदा रहता है, बराबर। तो अगर मान के चले 5 डेवलपर आए, तो अब यहाँ पे भी धांधली होता है। एक बात याद रखना, अब 5 डेवलपर है, ठीक है, जो एसआरए के लीड हैं, जो हेड हैं, वो किसी से जो कोई डेवलपर उसके मुंह पे ज्यादा पैसा मार देगा तो वो उनको दे देंगे टेंडर, बराबर। तो अगर कोई सरकारी है, डेवलपर है जो सरकारी मतलब टेंडर लेता है, तो वो अगर कम में ले रहा है तो उनको देना चाहिए, लीगली तो उन्हीं को देना चाहिए जो सबसे कम में करके दे रहा है काम, बराबर। तो ऐसा होता है। तो कभी कभी एसआरए वाले भी जो है ना धांधली करते हैं, तो आरटीआई से आपको पूरा जानकारी मिल जाता है, ठीक है। आपको एक और बता दूं, ये जो आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ था 19, हम लोग 19 दिए थे, 18 का जो हुआ था ना एआईबी का एग्जाम, उसमें एक बंदे ने आरटीआई डाला था कि कितने बच्चे फेल हुए और कितने बच्चे पास हुए थे, ठीक है। तो उस आरटीआई से ये जवाब आया था वो एआईबी डिपार्टमेंट से, ठीक है, कि जो एआईबी 18 हुआ था उसमें 53% बच्चे फेल हो गए थे, ठीक है, 48% बच्चे ही पास हुए, मतलब मोर देन 50% बच्चे फेल हो गए थे एआईबी में। अगर आरटीआई नहीं डालता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इतने इतने बच्चे फेल भी हो जाते, समझ रहे हो? तो ये मतलब ये खासियत है आरटीआई का कि अगर आपको जानना है, ठीक है, तो आप आरटीआई लगा लो किसी भी पब्लिक ऑफिस में। अगर आपको वहां से कोई जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए, आरटीआई लगा दो, आपको 2 दिन में। अगर आपको बाय हैंड चाहिए तो बाय हैंड मिल जाएगा, अगर आपको बाय कुरियर चाहिए तो आपको बाय कुरियर मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो ये है। तो आरटीआई है, यह एक्ट आया था 2005 में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के एक किसी जजमेंट से प्रभावित हुआ था तो आया था, ठीक है। अभी इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। द आरटीआई एक्ट 2005 प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल पब्लिक अथॉरिटी, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है ना, अगर आपको वहां से कोई भी जानकारी चाहिए, एग्जाम्पल फॉर मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ किसी ने एफआईआर किया है या नहीं किया है, बराबर, लेकिन एफआईआर क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, क्यों? क्योंकि पुलिस ने दर्ज किया है। तो अगर मुझे ये पता करना होगा कि मलाड पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं आरटीआई लगा के पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो आरटीआई आपको इतना हक देता है कि आपको कोई भी जानकारी अगर चाहिए, अगर सीधे मुंह नहीं बता रहा है तो आप आरटीआई लगा के ले लो, ठीक है। और बताना ही पड़ता है, आरटीआई एक ऐसा एक्ट है ना जहाँ पे अगर अथॉरिटी को पाया गया कि इस अथॉरिटी ने अपने काम सही से नहीं किए तो उसके सस्पेंशन का ऑर्डर निकल सकता है, ठीक है। तो आरटीआई का बहुत मतलब बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आप फाइल करोगे 2-3 दिन में जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सही बात है। अगर कोई भी अथॉरिटी के पास कोई भी एक्शन लेने के लिए प्लान बना है, ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए ना। एग्जाम्पल फॉर अभी मैंने बताया आपको एसआरए वाला कि भाई किस बंदे को आपने प्रोजेक्ट दिया है, टेंडर किसको निकाला है, ठीक है, कौन बंदा, अगर क्या इसमें कोई सरकारी वेंडर था क्या, आपने उसको क्यों नहीं दिया, तो ये सारी जानकारी आपको आरटीआई से मिल जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सही बात है, ट्रांसपेरेंसी तो होता ही है कि भाई अब सबको सब पता चल जाता है कि ऐसा चल रहा है, ठीक है।
अगर किसी बंदे ने सही नहीं किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आपको पता चल जाता है कि भाई इसने नहीं किया है तो इसे कराना है, ठीक है। और ये जो है फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। इसका डेफिनेशन एज इट इज है, जैसे हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट गवर्न्स द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पावर को और ड्यूटी को रेगुलेट करने वाले जो बॉडी ऑफ रूल्स हैं या लॉ हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर हम इसी को फ्रेंच में बोले तो इसको हम ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलेंगे, ठीक है। बाकी बात सेम ही है। अब यहाँ पे भी ये जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये भी क्या करता है? ये भी स्टेट और सिटीजन के बीच में जो है रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी वही करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारा क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है कि भाई वो अपने पावर का मिसयूज ना करे, ठीक है। उनको जो लिमिट दिया गया है वो उसी लिमिट में रह के काम करे, वो किसी के राइट्स को इंक्रोच ना करे, करेक्ट। यही सब है ना इसमें, यही बात एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वही फ्रेंच में ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी जो भी पावर इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है सेम है, जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मैंने बोला था ना आप लोगों को, सेपरेशन ऑफ पावर है, नेचुरल जस्टिस है ना, रूल ऑफ लॉ है, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर कवर है। वहां पे भी फ्रेंच लॉ में भी सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ है, नेचुरल जस्टिस है, जुडिशियल रिव्यू है, ये सारी चीजें वहां के भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है। तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्या बोलते हैं? ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया आर स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, established to handle dispute arising from administrative action, particularly service matter. They offer a streamlined process compared to a traditional courts, aiming for quicker and more affordable justice. The Central Administrative Tribunal (CAT) and State Administrative Tribunal (SAT) are examples of these bodies established under Administrative Tribunal Act 1985, ठीक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, अगर कोई भी एक्शन उनके द्वारा जो लिए गए हैं, ठीक है, अगर उनसे ऐसा लगता है कि वो अपने पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, या किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिए, या किसी भी तरीके के उनके सर्विस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, ठीक है, तो हम उसको लेके ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ठीक है। उस ट्रिब्यूनल को बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर एक सेंटर लेवल पर काम होता है और एक स्टेट लेवल पर काम होता है, बराबर। तो सेंटर लेवल पर जब हम किसी ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहलाता है, कैट, CAT, कैट, ठीक है। इसका एग्जाम भी होता है कैट का। और अगर हम यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, अगर वो स्टेट लेवल पर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? SAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये दोनों बॉडी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर जो है गवर्न होता है, उसके तहत बनाया जाता है, ठीक है। अब इनका क्या क्या मतलब एसेंशियल फीचर्स है तो वो देखिए। तो सबसे पहला ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो क्वासी जुडिशियल नेचर का है, ठीक है, मतलब जज के जैसा उनको पूरा पावर दिया गया है, ठीक है। वो जो भी डिस्प्यूट रहेगा उसको जो है रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उनको अगर ऐसा लगेगा कि क्या बोलते हैं कोई ऑर्डर पास करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वासी जुडिशियल का मतलब है कि वो पूरा जुडिशरी के तहत काम नहीं करता, ठीक है। वो कुछ फंक्शंस उनके पास ऐसे हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव के भी हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के पावर भी हैं और जुडिशियल पावर भी हैं, दोनों पावर उनके पास है, तो इसीलिए क्वासी जुडिशियल उनका नेचर होता है, ठीक है। इसके बाद इनका जो जुरिस्डिक्शन होता है
वो खास करके किस मैटर का होता है? सर्विस मैटर का, रिक्रूटमेंट का, ट्रांसफर का, सर्विस कंडीशन का, ठीक है। अगर कोई भी जो टेक्निकलिटीज हैं, ठीक है, वो सब उसको वो डील करते हैं। तो ये उनका जो है स्पेशलाइज्ड जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट है स्पीड एंड एफिशिएंसी। दे एम टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स मोर एफिशिएंटली देन ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसीडिंग। जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, कि सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ठीक है, उनके जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, कितना लंबा लंबा चलता है, इतना लंबा यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे मैटर आया, एक बार हियरिंग हुआ, दूसरे बार जजमेंट करो, तीसरे बार खत्म कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा एफिशिएंटली वर्क करते हैं, डिस्प्यूट को फटाफट खत्म रिजॉल्व करते हैं और स्पीडी रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रिब्यूनल है, उनका जो कंपोजिशन है वो क्या है? ट्रिब्यूनल टाइपिकली हैव अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ड्राउन फ्रॉम जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, ठीक है। जो भी जुडिशियल मेंबर होंगे कोई या एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के मेंबर होंगे तो वो मेंबर होंगे और एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो ये 4-5 लोगों का जो है एक कंपोजिशन होता है ट्रिब्यूनल का। इसके बाद है आपका फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इनका फंक्शन क्या है? और एक यहाँ पे एक और चीजें हैं, अगर किसी भी ट्रिब्यूनल का, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनका ऑर्डर जो है वो लास्ट है, आप उनको अपील में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स कैन बी अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है इनका? तो कोई भी डिस्प्यूट है उसको एडजुडिकेट करना, किसी बंदे को अगर कोई मामला आया है तो उसको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर दो, किसी का पोस्टिंग करना है तो वो भी कर सकते हैं, सर्विस में अगर कोई कंडीशन डालना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिसीजन लिया गया है जो लगता है कि वो गलत हो सकता है तो उसका रिव्यू कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर जो है कवर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी लेजिस्लेचर, ठीक है, या पार्लियामेंट अपने पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ग्रांट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बोला जाता है? उसको डेलीगेशन। उसने अपने पावर को डेलीगेट किया। अब यही पावर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करके कोई रूल बनाता है, ठीक है, तो वो रूल क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि मान के चलिए पार्लियामेंट ने किसी को पावर दी, अपने जूनियर को, अपने अथॉरिटी को पावर दी, ठीक है। अब उस पावर में उन्होंने कोई ऐसा रूल बनाया, रेगुलेशन बनाया या ऐसा कोई लॉ बनाया, ठीक है, जो ऐसा लगता है पार्लियामेंट को कि ये तो मेरे ही पावर को इंक्रोच कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, उसमें डीएम को पावर दिया कि भाई आपको अगर इसमें कुछ मतलब अमल में लाने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए इसमें कुछ अलग से आपको एडिशनल अमेंड करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब वो डीएम क्या किया? पूरे लॉ को ही अमेंड कर दिया, तो ये तो इंक्रोचमेंट हो गया पार्लियामेंट के पावर का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जो भी पावर डेलीगेट किए गए हैं पार्लियामेंट उसको कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, हाउ पार्लियामेंट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल पावर। देखिए, स्क्रूटनी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्लियामेंट एग्जामिन रूल एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, अंडर डेलीगेटेड अथॉरिटी, ensuring they align with the parent act and do not exceed granted power, ठीक है। पेरेंट एक्ट का मतलब क्या है? कि पार्लियामेंट ने दिया उनको कोई पावर, ठीक है, कोई लॉ, कि भाई मैं तुमको बीएनएसएस देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं आपको पावर देता हूँ कि आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल फॉर। अब अरेस्ट के लिए तुमको जो अगर कोई लॉ बनाना होगा या रूल बनाना होगा तो तुम बना सकते हो, हमने उनको पावर दे दिया। अब इस पावर का इस्तेमाल करके डीएम जो है वो अरेस्ट के पूरे प्रोविजन को ही अमेंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को अगर लगेगा कि जो मैंने पावर उसको दिए थे उसने अपने पावर का एक्सेसिव इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, जिससे ये लगता है कि ये जो अब मतलब उसके पावर दिए गए हैं
उसका पोटेंशियली अब्यूज हो सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अपने दिए गए पावर को अमेंड करके उसके पावर को छीन सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, पार्लियामेंट एग्जामिन रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव delegated authority, ensuring they align with the parent act and do not exceed the granted power। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है उनके द्वारा बनाए गए किसी भी रूल्स को स्क्रूटनी के लिए मंगा सकता है। ठीक है, कि भाई मैंने जो आपको पावर दिए थे बनाने के लिए लॉ, मुझे बताइए कि आपने उसमें क्या किया। ठीक है, अगर पार्लियामेंट ने उसको स्क्रूटनी के लिए बुलाया और उसमें सुप्रीम को पार्लियामेंट को लग गया कि इसने हमारे लॉ को जो है, हमारे पावर को जो है एक्सीड कर लिया है, तो पार्लियामेंट उनके वो बनाए गए लॉ को वहीं पे स्टक डाउन कर देगा। ठीक है, उनके पावर को वापस से छीन लेगा। अगर आप देखो किसी, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करके बताता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको अभी शुरू में सेपरेशन ऑफ पावर में, कि यहाँ पे 3 पिलर होता है। ठीक है, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है जुडिशियरी और एक होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अगर हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव को अथॉरिटी को पावर देते हैं, ठीक है, तो उनके पावर का हो सकता है ना वो गलत इस्तेमाल करे, 100% हो सकता है कि वो गलत इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे जो 3 पिलर है ना, वो तीनों पिलर चाहेगा तो वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को जो पावर दिए गए थे, वो पावर को रोक लगा सकता है। ठीक है, तो अभी आपसे क्या सवाल पूछा है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल बताइए। ठीक है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जुडिशियरी कंट्रोल कैसे करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। ठीक है, ये तीनों सवाल बन सकता है। तो यहाँ पे सवाल तो इम्पोर्टेंट मैंने लिया था, तो इसीलिए यहाँ पे लिया है पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो जब किसी भी अथॉरिटी को पावर दिया जाता है, ठीक है, लॉ बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट उस लॉ को वापस से मंगा सकता है स्क्रूटनी करने के लिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, इन्होंने जो मैंने पेरेंट एक्ट दिए थे, ठीक है, ये उसी को जो है वो कर दिया है, मतलब तहस नहस, ठीक है, और अपने जो पावर दिए गए थे उसको एक्सीड कर लिया है। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट रिक्वायर रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर इट, अलाउिंग फॉर डिस्कशन एंड पोटेंशियल एनलमेंट एंड और अफर्मेशन। ठीक है, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किसी भी पावर के तहत लॉ बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, रूल बनाता है, तो जो पार्लियामेंट है चाहेगा तो उस लॉ को अनल भी कर सकता है और अफर्म भी कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए पार्लियामेंट में वो डिस्कशन भी कर सकते हैं कि भाई हमने ये पावर दिया था, इसने वो पावर का जो है मिसयूज किया। ठीक है, अब पार्लियामेंट में सभी जो मेंबर हैं वो बोलेंगे कि ठीक है भाई, इनको हटा दिया जाए, तो उनको हटा दिया जाएगा। समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद है क्वेश्चन एंड डिस्कशन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज क्वेश्चन एंड डिमांड डिस्कशन ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अलाउिंग फॉर स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अगर उनको कोई सवाल लगता है कि यहाँ पे जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था उसके तहत उसने पावर का मिसयूज किया है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सवाल को रेज कर सकते हैं आपका पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अमेंडमेंट एंड रिपील। पार्लियामेंट कैन अमेंड और रिपील डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इफ डीम्ड नेसेसरी। ठीक है, उन्होंने जो भी पावर दिए थे किसी भी अथॉरिटी को, और उस अथॉरिटी ने किसी लॉ को मतलब बनाया या कोई रूल बनाया, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसके द्वारा जो बनाए गए लॉज हैं, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाएगा, उसको वो अमेंड भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकता है। कौन? पार्लियामेंट, क्योंकि उन्हीं ने उनको पावर दिया था। ठीक है, लास्टली है कमिटी ओवरसाइट। पार्लियामेंट्री कमिटी स्पेसिफिकली scrutinize delegated legislation ensuring it is valid and within the bound of the parent act। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमिटी का भी गठन होता है अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसमें यह पाया जाता है कि इसमें जो पेरेंट एक्ट था, मतलब जो ओरिजिनल एक्ट था जिसके अंदर इनको काम करने के लिए पावर दिया गया, अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने इस वैलिडिटी को क्रॉस कर दिया है, ठीक है, तो इसका स्क्रूटिनी जो है पार्लियामेंट्री कमिटी जो होती है वो कर सकती है। तो इस तरीके से, तो इसका एक मेन एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखो, इसका बहुत सादगी से एग्जांपल ये है कि मान के चलिए मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अपना सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके अंदर 3 पिलर है। ठीक है, 3 ऑर्गन।
एक एग्जीक्यूटिव है, एक है आपका पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब ये एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और एक क्या था, लेजिस्लेचर। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव आपका जो है ये इम्प्लीमेंट करेगा, और जुडिशरी जो है उसको इंटरप्रेट करेगा। अब मान के चलिए यहाँ पे एक बंदा है राजू, ठीक है, राजू नाम का बंदा है। आपको अभी मैंने 3 पिलर बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए राजू को कोई पावर दिया गया, ठीक है, पावर कोई दिया गया। अब राजू को कोई पावर दिया गया, तो राजू ने उस पावर का सही इस्तेमाल किया या गलत इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसको मतलब जांचने के लिए तीनों के पास पावर है। एक पार्लियामेंट के पास खुद के पास पावर है, ठीक है, दूसरा एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है, और तीसरा जुडिशरी के पास भी पावर है। तो आपसे जो अभी पूछ रहा था कि भाई जो राजू है जिसको हमने पावर दिए थे, जिसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर उसने पावर का मिसयूज किया तो उसके ऊपर पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करेगा, आप ये बताओ। तो यही है, पार्लियामेंट उसको स्क्रूटिनी करेगा। अगर उनको लगेगा तो वो पार्लियामेंट में जो संसद वो सत्र बैठता है ना, वहां पे डिस्कस होगा। उस बंद जिसको पावर दिया गया था अगर उसने मिसयूज किया होगा तो उसके खिलाफ वो निकाल दिया जाएगा, बराबर। इसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है। अगर उनको लगता है कि कोई भी लॉ जो है मिसयूज किया गया है उस अथॉरिटी के खिलाफ, तो फिर उस पावर को ही अमेंड कर दिया जाएगा, रिपील कर दिया जा सकता है, मतलब वापस छीना जा सकता है। तो ये सारा पावर पार्लियामेंट के पास है। इसी तरीके से जुडिशरी के पास भी पावर है, ठीक है, कि कोई भी मान के चलिए राजू को पावर मिला था, उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए। तो अब जो राजू के पावर है जुडिशरी क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा, क्योंकि भाई ये तुमने फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कैसे करेगा, तो एग्जीक्यूटिव एक वो क्या बोलते हैं कमिटी बिठाएगी कि भाई देखिए इसका जो पावर दिया गया था उसने सही से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो एग्जीक्यूटिव हेड जो होगा उसके ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाएगी। अगर लगेगा कि पावर को एक्सीड किया है तुरंत उसको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है पार्लियामेंट भी कंट्रोल रखता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है, जो भी डेलीगेटेड पावर दिए गए हैं। जुडिशियरी भी रखता है और एग्जीक्यूटिव भी पावर रखता है उसको कंट्रोल करने का। तो समझ में आया, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको भारत सरकार ने 1964 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये के संतनाम कमिटी था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसमें करप्शन बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, एक कमिटी बननी चाहिए, एक कमीशन होना चाहिए। तो के संतनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर करप्शन को कम करने के लिए, ठीक है, ये सीबीसी का जो है गठन किया गया था। ये हमेशा याद रखना। द सेंट्रल विजिलेंस कमिटी, द सीबीसी, was neither a statutory body nor a constitutional body. It it was established in 1964 to address the prevention of corruption under the executive resolution by the central government. It was enacted by the Santhanam committee, ठीक है। It is an independent and autonomous body which is free from executive authority. Nitur Srinivas Rao has been appointed as the first Chief Vigilance Commissioner of India. The headquarter of CBC is in New Delhi. ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, ठीक है। अभी ये सीबीसी का जो कंपोजिशन है वो क्या है, इट इज अ मल्टीपर्पज मल्टी मेंबर बॉडी कंप्राइज्ड ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चेयरपर्सन होते हैं इनके, ठीक है। इसके अंदर 2 विजिलेंस कमिश्नर भी होते हैं मेंबर के तौर पर, ठीक है। द प्रेसिडेंट बाय वारंट अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ सीबीसी along with the recommendation of 3-member committee comprising of Prime Minister, Union Minister of Home Affairs and Leader of Opposition in the Lok Sabha, ठीक है। ये तीनों मिलकर जो है रिकमेंड करते हैं मेंबर को अपॉइंट करने के लिए। अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, द मेंबर ऑफ सीबीसी
आफ्टर देयर टेन्योर पीरियड डू नॉट फर्दर गेट एम्प्लॉयमेंट इन दीज एरियाज। ठीक है, एक बार आपने सीबीसी से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो इसके बाद आपको वापस से उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद है अगला, देयर आर सम सर्कमस्टांसेज व्हेन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सीबीसी मेंबर। ठीक है, कोई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मेंबर है, अगर उनको निकालना है तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जिस जहां पे निकाला जा सकता है। पहला है व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज बैंकक्रप्ट, किसी को अगर बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसको मेंबर नहीं रहने दिया जाएगा। इफ कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम इन्वॉल्विंग लूज कंडक्ट, ठीक है, कोई भी बंदा है जिसके कंडक्ट के आधार पर, ठीक है, कन्विक्ट कर दिया गया तो उसको भी सीबीसी का मेंबर नहीं रहने दिया जाएगा। इफ ही और सी गोज नॉट क्वालिफाई फॉर द पोजीशन ड्यू टू मेंटल और फिजिकल इन्फॉर्मिटी, ठीक है, कोई मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, तो इसके कारण भी उसकी जॉब जा सकती है। इफ ही वर्क्स इन एनी अदर पेड प्रोफेशन, ठीक है, अगर कोई भी बंदा पेड प्रोफेशन में पहले से है तो सीबीसी का मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये सारी जो है क्वालिफिकेशंस है। इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो दे डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश बिकॉज इट रिलेट्स टू द ऑफेंसेज अंडर एंटी करप्शन प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, if the central government provides an indication of the allegation against a public servant under the Prevention of Corruption Act, then in that case CBC will question। ठीक है, अगर किसी भी अथॉरिटी के पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ऐसा लगता है कि इसने करप्शन किया है, ठीक है, तो उसका जो जांच का जिम्मा रहेगा वो किसके ऊपर जाएगा, सीबीसी के ऊपर जाएगा। ठीक है, they may also require about any complaint against member of the All India Service Group A central government service and official referred by the central government। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कोई भी ऑल इंडिया सर्विस ग्रुप से है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में है, ठीक है, किसी के भी खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आता है, करप्शन का आता है, तो वो मामला सीबीसी के पास ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके पास बहुत सारे जो है पावर हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए 10वां, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, ठीक है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको बता दूं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, जो पहले के जो अंग्रेज लोग थे, हाँ, अंग्रेज लोग का तो छोड़ ही दो, उससे पहले जो मतलब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो उन लोगों ने एक स्लोगन दिया था, उसका क्या स्लोगन था, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, जो राजा होता है वो कभी मतलब गलत नहीं कर सकता, ऐसा वो लोग मानते थे। ठीक है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं मानते। ठीक है, हमारे भारत में ये मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, राजा हमारे देश का कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर उन्होंने गलती किया तो हम उनको भी पद पे नहीं रहने देंगे, हम उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाएंगे, हम उनको भी जेल भेजेंगे। ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी है जो भीख मांग के खाता है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो हम उसको भी जेल भेजेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये नहीं चलता है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। यहाँ पे देख रहे हो मोदी सरकार पीएम है, ठीक है, तो एक तरीके से पीएम को सर्वे सर्वा माना जाता है, ठीक है, भारत में। लेकिन आप देखो, कभी ट्विटर खोल के देखो, हर तीसरा ट्वीट में मोदी जी के खिलाफ जो है, मतलब भले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, गाली गलौज, ये देखो तो मतलब वोट चोर आ गया, अभी तो कांग्रेस ने दिया है ना वोट चोरवा का वो टैग, तो तो ये क्या है, ये आपके मतलब वो पहले जमाने वाला वो सिस्टम खत्म हो गया कि अगर कोई किंग है उसने कुछ भी किया तो वो सही है, नहीं। अब ये है कि रूल ऑफ लॉ, अगर अभी आपने गलत किया तो आपको सब क्रिटिसाइज करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गए थे, समझ रहे हो। तो हम क्यों खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें अधिकार देता है कि भाई कोई गलत करता है तो आप उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि सब इक्वल है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, तो उनकी लाइबिलिटी तय तो होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट है मतलब कुछ भी किया, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर गलत हो गया तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी राफेल का डील हुआ था, बराबर, अभी राफेल में अगर मान के चलिए कोई घपलेबाजी हुई तो अपोजिशन ने सवाल उठाया ना, उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई मैं तो गवर्नमेंट में हूँ,
तो आप मेरे से सवाल नहीं पूछ सकते, नहीं। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है, सेंटर को और स्टेट को, ठीक है, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 298 ये पावर देता है कि वो जो है किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। जब आर्टिकल 299 आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, अगर वो बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो वो रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरा, वो किसी अथॉरिटी को मतलब एग्जीक्यूट करने का पावर दिया होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट खुद से जाके, नहीं, उसमें किसी अथॉरिटी को पर्टिकुलरली ऑथराइज किया जाना चाहिए कि भाई ये जो लाइबिलिटी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको जो है फुलफिल कौन करेगा या एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो ये बंदा करेगा, ठीक है। और हमेशा उसमें लिखा हुआ है कंडीशन में 299 में कि प्रेसिडेंट या गवर्नर उसको जो है लीड करेगा, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये क्लियरली उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ठीक है, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसका एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में कि ये जो टर्की है, ठीक है, टर्की का हमने महाराष्ट्र में और दिल्ली में सिक्योरिटी लिए हुआ है, ठीक है, तो उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो हमने सोचा कि नहीं, हम उसको निकाल देते हैं, तो गवर्नमेंट ने जो है उसको निकालने का पूरा प्रोसीजर बना लिया। अब टर्की का जो सिक्योरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये हमारे सॉवरेनिटी के लिए है, आपको तो खाली करना ही पड़ेगा, आपको टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, 1 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, लेकिन खाली तो करना पड़ेगा क्योंकि देश से ऊपर तो कोई नहीं है, समझ रहे हो। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी होता है तो गवर्नमेंट उससे भाग नहीं सकती, ठीक है, उनको भी उस लाइबिलिटी को जो है फुलफिल करना ही होता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या है फॉर्मेलिटी में, देखिए आर्टिकल 299 में दिया हुआ है, मैंडेट दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राइटिंग executed by an authorized person, ये मैंने भी बता दिया था, on behalf of the president or governor and expressly state that they are made by the president or governor, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 292 के सब क्लॉज 2 में बताया है, states that president or governor is not personally liable for contract made in their name, however this immunity does not shield the government फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गए या कुछ उसमें डील में लोचा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट को लायबल नहीं बनाया जा सकता, ना ही गवर्नर को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हाथ छुड़ा लेगी कि नहीं यार इसमें तो मेरी जिम्मेदारी बनती ही नहीं है, नहीं। अगर आपका लीगल जो ऑब्लिगेशन है वो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें आप हाथ नहीं उठा सकते कि प्रेसिडेंट ने बनाया था तो हम नहीं इसमें मतलब इंटरफेयर करने वाले, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई भी ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट को भी लाइबल माना जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो ये सारी चीजें हैं आपका कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये था हमारा आज का 10वां सवाल। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट